मेरा नाम गोविंद है। मैं वो आदमी हूँ जो रोज सड़कों पर लोगों को उनकी मंजिल तक छोड़ता है। लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो सवारी को नहीं, ड्राइवर को बदल देते हैं। ये कहानी भी वैसी ही है और इसका गवाह मैं खुद हूँ। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन मेरी नज़र बार बार पीछे की सीट पर जा रही थी। एयरपोर्ट से सवारी उतारने के बाद टैक्सी में एक बैग रह गया था। साधारण सा बैग नहीं, बहुत भारी और बहुत कीमती सा। आज मैंने एयरपोर्ट से जिस आदमी को बिठाया था, उसका अंदाज अलग था। कपड़ों के ठाट, आंखों में गुरूर और चाल में अमीरी साफ झलक रही थी। वो सीधे एक 5 स्टार होटल तक आया और बिना पीछे देखे उतर गया। अब वही बैग मेरी टैक्सी की पिछली वाली सीट पर पड़ा हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग में सवालों की भीड़ लग गई। क्या इसे खोलकर देखूं? अगर इसमें ज़रूरी कागज़ हुए तो, या फिर अगर इसमें कुछ ऐसा हुआ जो मेरी ज़िंदगी बदल दे। फिर मैं गाड़ी रोककर उतरा और खुद पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। बैग को हाथ लगाया तो ठंडा पसीना निकल आया। ऐसा नहीं था कि लोग सामान भूलते नहीं थे, लेकिन ये बैग अलग था, वजन में भी और एहसास में भी। एक पल के लिए दिल ने कहा कि गोविंद, जिंदगी में पहली बार किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया है। लेकिन उसी पल अंदर कहीं ज़मीर जाग उठा। मैंने बैग खोला नहीं और सीधे होटल की ओर गाड़ी मोड़ दी। 5 स्टार होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते ही मैंने बैग मालिक को ढूंढा। वो आदमी बैग देखकर खुश होगा, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन जो हुआ, उसने मुझे हिला दिया। उसने वो बैग खोला, अंदर झांका और अचानक मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। उसमें एक हीरा कम है, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। उस पल मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही पुलिस बुला ली गई। लॉबी में सबके सामने मेरी तलाशी ली गई, पर हीरा कहीं नहीं निकला। लेकिन मेरी जेब से एक चीज़ ज़रूर निकली, एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर जो ज़मीन पर गिरी। और बैग का मालिक जैसे ही उसे देखने को झुका, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और आंखें भर आईं, और अगले ही पल वो आदमी मेरे पैरों में गिर पड़ा। होटल की चमकदार लॉबी में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो तस्वीर मेरे लिए सिर्फ याद थी और शायद उसके लिए उसकी पूरी जिंदगी। मैंने कांपते हुए हाथों से उस बैग को पकड़ा था, और जैसे ही मैंने बैग की जिप खोली तो मेरा दिल और ज़्यादा धड़कने लगा था। पर हैरानगी इस बात पर थी, इस बैग के अंदर चमकते हुए हीरे मौजूद थे। वो बैग ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा सा था, पर इतना ब्रांडेड लग रहा था कि उसको छूते हुए मुझे घबराहट सी हुई। और अब उसमें मौजूद सामान देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। क्या ये हीरे असली हैं या फिर नकली? अक्सर लोग ऐसा सामान सेव करके रखते हैं। उस इंसान ने भला मेरी गाड़ी में सामान क्यों छोड़ दिया? ये सोचकर ही मैं टेंशन में आ गया था। कुछ लम्हे खामोशी से मैं इन हीरों को देखता रहा। ऊपर वाले ने मुझे 2 बेटियां दी थी, जिनके नसीब को लेकर हर वक्त मैं डरता ही रहता था। दिन रात मेहनत करता कि मेरी बेटियां अच्छी पढ़ाई कर सकें और अच्छे घर की हो जाएं। मेरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा अच्छी और धार्मिक औरत थी। वो अक्सर मुझसे यही कहती थी कि कभी भी किसी का सामान उसकी इजाज़त के बिना नहीं लेना चाहिए, और आप एक ड्राइवर हैं, आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। फिर कुछ देर के बाद मैंने उस बैग को बंद किया और वापस अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मुझे किसी सवारी का फ़ोन आ रहा था, पर दिमाग इस बैग की तरफ ही लगा हुआ था। मेरा ज़मीर शायद कहीं सो गया था। अगर ये हीरे मेरे हो गए तो सच में मेरी तो पूरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं अपना एक अच्छा घर भी बनवा लूँगा, कारोबार करूँगा और अपनी बेटियों को बड़े स्कूल में दाखिल करवाऊँगा। अपनी पत्नी के साथ टूर पर भी चला जाऊँगा, उसकी सब ख्वाहिशें पूरी करूँगा। पर फिर मैंने फ़ौरन अपना सर झटक दिया। नहीं, ये पैसे क्या पता कैसे हैं, क्या पता गलत काम से कमाए हुए हों। इससे ना तो कभी अपना कारोबार हो पाएगा और ना ही इससे कोई खुशी मिल पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो, और मेरी पत्नी को अगर इस बात का ज़रा सा भी पता चल जाता कि मैं इतना घटिया काम करने की सोच रहा हूँ, तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती। और वो पहले ही इतनी धार्मिक और वो पहले ही इतनी ज़्यादा धार्मिक थी। मैं उसको नाराज़ नहीं करना चाहता था। मैंने गाड़ी को रिवर्स किया और उस 5 स्टार होटल की तरफ बढ़ गया, जहाँ पर मैंने उस आदमी को ड्रॉप किया था। मेरे दिल की धड़कन अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। एक अजीब सी बेचैनी मेरे पूरे वजूद में छाई हुई थी। मैं ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना कर रहा था कि वो आदमी मुझे मिल जाए तो मैं उसका सामान उसके हवाले कर दूंगा।
फिर मैं होटल पहुंच गया। फौरन ही मेरे लिए बड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया गया। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं अगला कदम क्या उठाऊं। इतने सालों से मैं ड्राइविंग लाइन में काम कर रहा था, पर कभी भी किसी इंसान को मैं 5 स्टार होटल ड्रॉप करने नहीं आया था, और ना ही कभी मैंने यहाँ का रुख किया था। एक गरीब इंसान अपना घर चला ले और 3 वक्त की रोटी आसानी से खा ले, उसके लिए तो वही त्योहार होता है। और हम जैसे लोग वैसे भी बड़े बड़े इमारत का रुख करने का सोच भी नहीं सकते। मैंने फिर गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी थी और अपने कदम इमारत के अंदर बढ़ाए। उस आदमी का नाम मोहित था। मेरी उस इंसान से कॉल पर बात हुई थी। उसने मुझे यही बोला था कि मैं मोहित बात कर रहा हूँ। कुछ सोचकर मैं सीधा रिसेप्शन पर आया। वहाँ पर एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की खड़ी हुई थी। मैंने उनसे पहले नमस्ते किया तो वो फौरन से बोली कि जी क्या काम है आपको। मुझे पहली बार हैरत हुई कि इतना बड़ा होटल और वहाँ पर हम जैसे गरीब ड्राइवर से भी तमीज़ से बात की जा रही थी। जी, मुझे मोहित साहब से मुलाकात करनी है। मैं उनका टैक्सी ड्राइवर हूँ। दरअसल वो अपनी एक बहुत ही कीमती चीज़ मेरी गाड़ी में भूल कर चले गए हैं। तो आप उनको बुला दीजिए कि उनका टैक्सी ड्राइवर उनका एक छोटा बैग लेकर आया है। मेरी बात सुनकर वो फ़ौरन से चेक करने लगी। अच्छा रुक जाइए, मैं ज़रा चेक कर लूँ। ये कहकर उसने अपने पास मौजूद कंप्यूटर में चेक किया और फिर मुझे देखते हुए बोली कि जी मोहित साहब, वो मौजूद हैं, पर उन्होंने डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया हुआ है, यानी कि इस वक्त वो किसी से भी मुलाकात करना नहीं चाहते हैं। अभी उनको आराम करना है। फिलहाल आपका जो भी सामान है वो आप हमें दे दीजिए। जैसे ही वो जाग जाते हैं, वो नीचे आएंगे तो हम उनका सामान उनको दे देंगे। जबकि मैं सर को ना में हिलाकर बोला कि आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, उनसे बोलिए कि वो अपना कुछ सामान मेरी गाड़ी में भूल कर आए हैं। इसमें बहुत कीमती सामान है, मैं आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ। मेरी बात सुनकर वो लड़की बोली, अच्छा सर, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। जो भी सामान है हम उन तक ठीक से पहुँचा देंगे। आपके सामान के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं होगी। जबकि मैं दोबारा से सर को ना में हिलाकर बोला, नहीं, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उनको फ़ोन कर दें। वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हो सकता है कि आपको वो खुशी से टिप भी दे दें। ये बैग उन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनकर उसने अपने साथ मौजूद लड़की से भी हल्की आवाज़ में बात करी और अब वो मुझे देखते हुए बोली कि ठीक है, आप कुछ देर इंतज़ार करिए, हम पहले मैनेजर साहब से इजाज़त ले लें, उसके बाद उनको खबर पहुंचा देंगे। इस तरह से किसी कस्टमर को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं जब वो मना कर दे। मैं बिना कुछ भी कहे वहाँ लॉबी में बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद एक आदमी मेरे पास आया था। तकरीबन आधे उम्र का इंसान था। पैंट कोट पहने हुए वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं अब अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो मुझे देखते हुए बोला, जी सर बताइए, आपको क्या सामान मोहित साहब को पहुंचाना है। दरअसल वो अभी आराम कर रहे हैं और हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई भी कस्टमर आराम कर रहा हो और उन्होंने डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो फ़िलहाल किसी से मिलना नहीं चाहता और हम अपने कस्टमर के आराम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उनकी बात सुनकर मैं फ़ौरन से बोला, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकता हूँ। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मुझे मेरे ग्राहक की भी कॉल आ रही है। मुझे जाना होगा। आप लोग उनको प्लीज़ ये खबर दे दें कि उनका टैक्सी ड्राइवर उनका छोटा सा बैग लेकर आया है, जो उनके लिए बहुत ही कीमती है। आप यकीन मानिए, वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैं आपसे मिन्नत कर रहा हूँ। उसमें बहुत कीमती सामान है। उसे उन तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इतना कीमती सामान है कि मैं आप लोगों को सौंप भी नहीं सकता। मेरी बात सुनकर वो आदमी अब कुछ खामोश हो गया था। कुछ लम्हे बाद वो रिसेप्शन की तरफ गया। ना जाने उन लोगों ने आपस में क्या बात करी थी। तकरीबन वो 10 से 15 मिनट बाद मेरे पास आया और मुझे देखते हुए बोला कि आज हम पहली बार अपनी पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश कर रहे हैं, वरना हम इस तरह से किसी भी कस्टमर के आराम में दखल अंदाजी नहीं करते। फिर मैं उनका शुक्रिया करके एक तरफ को खड़ा हो गया। कुछ लम्हे बाद उन लोगों ने मोहित साहब से बात करी और शायद वो भी फ़ौरन से नीचे आने के लिए मान गए थे। थोड़ी देर के बाद वही मैनेजर मेरे पास आया और मुझे देखते हुए बोला कि सच में उनके लिए वो बैग जो आपके पास है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। हमारी पहली कॉल पर ही वो नीचे आने के लिए मान गए हैं, बल्कि उन्होंने बोला है कि मैं आपके पास जाकर खड़ा हो जाऊं। उनका सामान बहुत ज़्यादा कीमती है।
अब मैं बिना कुछ भी कहे खामोश हो गया। इस बैग में हीरे मौजूद थे। आखिर ये सामान कैसे कीमती नहीं हो सकता था। थोड़ी देर बाद वही आदमी शर्ट और पैंट पहने हुए घबराया हुआ सा लिफ्ट से बाहर आया और फौरन से मेरे पास आकर बोला कि मेरा सामान तुम्हारी गाड़ी में रह गया है, लाओ मेरा सामान दो। मैंने बिना कुछ भी कहे वो बैग उनकी तरफ बढ़ा दिया, जबकि वो बैग खोलकर एक तरफ बैठ गए थे और अपने हीरे को गिनने लगे। उसके बाद मैं खामोशी से जाने लगा तो उन्होंने फौरन से मुझे आवाज़ दी, ठहर जाओ, अभी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं अपने हीरे तो गिन लूँ। इसमें से कितने गायब हो गए हैं, क्या पता तुमने कुछ चोरी कर लिए हों। उनकी बात सुनकर मैं फौरन से बोला, साहब अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं आपको लुटाने क्यों आता। मुझे पता है चोरी करना गलत बात है, मैं ऐसा कोई काम क्यों करूँगा और ना मैं करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे सख्त निगाहों से देखते हुए बोला कि अपनी बकवास बंद करो और खामोशी से खड़े रहो। अगर तुमने हिलने की भी हिम्मत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे सब पता है कि तुम जैसे इंसान कितने बड़े चोर होते हैं। अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें पता था कि मैं जितना ताकतवर हूँ तुम तक आसानी से पहुँच जाऊँगा, इसीलिए तुमने मुझे मेरा सामान वापस किया है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो रहा था। एक इंसान जिसकी मैंने इतनी मदद करी, अपने ज़मीन को जगाकर उसको उसका सामान उसे वापस किया, वो मेरा शुक्रिया करने की जगह मेरे साथ कितनी ज़्यादा बदसलूकी कर रहा था। मैं खड़ा हो गया। आज के दौर में यही तो होता है, जो इंसान अच्छा हो उसको हमेशा ही दबाया जाता है। और कुछ लम्हे तक वो खामोशी से अपना एक एक हीरा काउंट करता रहा और फिर अचानक से मुझे देखते हुए बोला कि मेरा एक हीरा कम है, तुम्हारी जेब में होगा मेरा हीरा, वापस करो। उसकी बात सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं हैरान नज़रों से उसको देखने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। मैंने तो भलाई करी थी और वो भलाई मेरे गले पड़ने वाली थी। मैं फ़ौरन से बोला, नहीं, मेरे पास आपका कोई भी हीरा मौजूद नहीं है। आपको ज़रूर गलतफहमी हुई है। आप एक बार और अच्छी तरह से गिन लीजिए। ये छोटे छोटे हैं, इसलिए आपको गिनती करने में ही गलती हुई होगी। वो अब बैग बंद किए हुए खड़ा हुआ था और मुझे देखते हुए बोला, ये मेरा सामान है, मुझे पता है कि किस तरह से गिनती की जाती है। तुम ज़्यादा बातें नहीं बनाओ। एक हीरा करोड़ रुपए का है। मेरा हीरा वापस करो वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। एक एक हीरा मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ने लगे थे। वो सीधा सीधा मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा था और मैं फ़ौरन से बोला, कसम से मेरे पास आपका कोई भी सामान नहीं है। आप मेरी तलाशी भी कर सकते हैं, साथ ही मेरी गाड़ी की तलाशी ले सकते हैं। मैं क्यों आपका सामान चोरी करूँगा। मैं एक फैमिली वाला इंसान हूँ। अगर मुझे आपका सामान चोरी ही करना होता, मैं यहाँ पर आता ही क्यों, आपका सामान आपको वापस करता ही क्यों। तभी मैनेजर भी फ़ौरन से बोला कि जी सर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। इस इंसान ने तो आते ही आपके बारे में पूछा था। हालांकि हमने उसको बताया कि आप अभी सोना चाहते हैं। आपने डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया है, पर उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। बार बार हमसे मिन्नतें करी कि आपसे मुलाकात करवाई जाए। हमें नहीं लगता कि आपका हीरा उन्होंने चोरी किया है। मैंने फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया और बोला, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी गाड़ी भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपके हीरे गाड़ी में ही देखे थे। मेरी गाड़ी में एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, आप इसकी फुटेज भी देख सकते हैं। मेरी बात सुनकर उसने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल लिया और मुझे देखते हुए बोला, तुम मेरा हीरा वापस करो या फिर मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। तुम जैसे लोगों का बंदोबस्त करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तुम कोई पहले नहीं हो जिसे मेरा पाला पड़ा है। मेरा हीरा मुझे दो। वो पूरा करोड़ रुपए का एक हीरा है। तुम मेरा हीरा लुटा रहे हो या फिर मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँ। देखो, मोबाइल मेरे हाथ में है और मुझे एक पल लगेगा, मैं यहाँ पर पुलिस की फोर्स खड़ी कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरी हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी। मुझे अब डर लगने लगा कि मैं दो बेटियों का बाप हूँ और बेटियों के बाप का किरदार हमेशा पवित्र होना चाहिए। आगे जाकर उनकी बेटियों की ज़िंदगी में उनके बाप की वजह से कोई परेशानी नहीं आए। मैं एकदम बोला, साहब मैं बच्चों वाला हूँ, मेरी दो बेटियाँ हैं, मैं आपका हीरा क्यों चोरी करूँगा। मुझे ऊपर वाले का डर है, अगर मैं चोरी ही करता तो भला आपके सामने आता ही क्यों। जबकि वो बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी के अभी पुलिस को फ़ोन करूँगा, वही तुम्हें डंडे लगाएगी और मेरा हीरा तुमसे वापस लेकर देगी। ये कहते ही उसने मेरी आंखों के सामने पुलिस को फ़ोन कर दिया।
मैनेजर साहब ने भी उसको रोकने की कोशिश करी, पर वो किसी की बात सुनना नहीं चाह रहा था। होटल का स्टाफ और यहाँ पर आए हुए कुछ कस्टमर भी खड़े होकर तमाशा देखने लगे। मैं अब जाना चाहता था, पर मुझे उस आदमी ने घेर लिया था। डर की वजह से मेरी जान निकल रही थी। वो शायद इस होटल में पुराना आने जाने वाला था, इसलिए गार्ड वगैरह भी मेरी पहरेदारी करने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी जब पुलिस वहां आ गई और एक एसएचओ और 2 हवलदार होटल में दाखिल हो गए। उनको देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। ये देखते मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे दिल से अफसोस हो रहा था कि मैंने तो हमदर्दी करने की कोशिश करी थी, पर शायद ऐसे लोगों के साथ बुरा ही होना चाहिए। इससे अच्छा तो मैं अपना ही फायदा कर लेता। ना मैंने असलियत में चोरी की और ना उसके सामान को गलत नियत से हाथ लगाया। उसके बावजूद भी मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया। इन हीरो को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था ये बहुत महंगे हैं, पर यह अंदाजा नहीं था कि उनका मालिक इतनी ज्यादा बुरा होगा। पुलिस के आते ही फौरन से मोहित आगे बढ़ गया और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, मैंने आपको जो रिपोर्ट मोबाइल पर दी, यही वो मुजरिम है। इसने मेरा हीरा चोरी किया है। मुझे मेरा हीरा वापस दिलाइए। जब वो पुलिस सर हाँ में हिलाकर बोली, सर आप परेशान नहीं हो, हम अभी इससे बात करते हैं। अगर इसने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं किया, तो आज इसकी खैर नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने शुरू हो गए थे। आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए बोला, साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं भला चोरी क्यों करूँगा। मैं तो खुद उनके पास उनका सामान देने के लिए आया हूँ। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ और मुझे पता है बेटियों के बाप को कभी ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो आगे जाकर उसकी बेटियों के लिए नुकसानदेह साबित हो। मैं तो इनके पास इनका सामान ही लेकर आया था। अगर आपको कोई यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ के मैनेजर साहब से पूछ लीजिए। मैंने कितनी मिन्नत करी थी उनसे मुलाकात करने के लिए। मैनेजर साहब तो कह रहे थे आप मुझे बैग दे दो, मैं उन तक पहुँचा दूंगा, पर मैंने मना कर दिया कि मैं अपने हाथों से ही उनको खुद बैग दूंगा। फिर मैं क्यों चोरी करूंगा। आप खुद सोचिए। मेरी ये बात सुनते ही मोहित साहब फौरन से बोले, इसलिए ताकि तुम्हारी चोरी छुप सके, पर तुम गलत इंसान के हाथ लग गए हो। मैं अपना 1 रुपया भी किसी के पास नहीं छोड़ता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर इसकी तलाशी लीजिए। अगर ये सीधा तरीके से तलाशी नहीं देता तो मैं इस पर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं फौरन से बोला, आप ले लीजिए तलाशी, मैं कोई चोर नहीं हूँ जो इस बात पर झगड़ा करूँ। ये कहते ही मैंने अपने हाथ खोल दिए और 2 हवलदार मेरी तलाशी लेना शुरू हो गए। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आज के दौर में इंसानियत नाम की चीज़ ही बाकी नहीं रही। आप लोगों के साथ हमदर्दी करिए और बदले में ऐसा सलूक न मिले। आज के दौर में ये मुमकिन कब है। मेरी आंखों से अब आंसू बहना शुरू हो गए थे। दिल इतना ज़्यादा टूट रहा था कि मेरा बस नहीं चल रहा था यहाँ से कैसे भी चला जाऊं, पर हर जगह से मैं मजबूर था। मेरी तलाशी सबसे पहले शर्ट की जेब से शुरू हुई। मैंने आज अपनी पसंद की शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर 2 जेब थी और दोनों ही उन्होंने चेक करी थी। मैं अपने काम के पैसे वही रखता था। जेब सिवाय पैसों से भरी हुई मिली। उन लोगों ने उस आदमी को देखकर कहना शुरू करा कि ये मासूम है। अब उन्होंने मेरी पैंट की जेब देखना शुरू करी। दोनों जेब खाली थी, सिर्फ एक वॉलेट मिला था और वो वॉलेट फौरन से उस आदमी ने छीन लिया कि मैं खुद इसकी तलाशी लूंगा। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। वो अब वॉलेट खोलकर उसमें सामान देख रहा था, पर अगले ही लम्हे उसके हाथ में मेरी वो कीमती तस्वीर आ गई जिसको मैं हर दुनिया से छिपा कर रखता था। कुछ लम्हे तक वो तस्वीर को देखता रहा और फिर एकदम से चिल्लाकर बोला कि छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये बेकसूर है, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से उसका चेहरा देखा। अचानक से उसको क्या हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले तो ये मुझे चोर कह रहा था और अब मेरी तरफदारी करने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर मोहित साहब को देखते हुए बोले, अगर आप इनको पहले ही बेकसूर मानते थे तो फिर हमें बुलाया ही क्यों। आपने हमारा वक्त बर्बाद किया है। उनकी बात सुनकर वो बोला, मुझे पहले पता नहीं था, अभी अभी पता चला है। आप लोग अब जा सकते हैं। आपको आपके वक्त बर्बाद होने के पैसे मिल जाएंगे। जबकि इंस्पेक्टर साहब बोले, हर चीज़ पैसे से नहीं नापी जाती है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मदद के लिए आए थे, यही हमारी ड्यूटी है। खैर आपको जब भी हमारी ज़रूरत लगे तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। वो अब हाथ मिलाकर चले गए। उनके जाते ही मोहित साहब एकदम से कदमों के बल मेरे सामने बैठ गए और हाथ जोड़ते हुए बोले कि मुझे माफ़ कर दो गोविंद, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ।
मुझे नहीं पता था कि तुम गोविंद हो। अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं कभी इतनी बदतमीजी तुम्हारे साथ नहीं करता। मुझे पता है तुम बेकसूर हो और मासूम हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। आखिर इतने बड़े अमीर और रईस आदमी को मेरा नाम कैसे पता और उन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया। वो मुझे देखते हुए बोले, आओ तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे घर वालों के बारे में तुमसे पूछना चाहता हूँ। जबकि मैं सर को ना में हिलाकर बोला कि सर माफ़ करिए, मेरी टैक्सी बाहर खड़ी हुई है और मुझे कुछ सवारियों को लेकर जाना है। इसी काम में मेरी कमाई है जिससे मेरा रोजगार भी चलता है। मेरी बात सुनकर वो मायूसी भरे लहजे में बोले, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ बस थोड़ी देर मेरे साथ वक्त गुजार लो। मैं तुम्हारी सवारी के तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ भी कर दो। मैंने बिना वजह तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया, हालांकि तुम तो बेकसूर हो। तुमने मेरी मदद की। मैनेजर साहब भी इस बदलाव को गौर से देख रहे थे। सभी स्टाफ का भी यही हाल था। सब बहुत ज़्यादा हैरान थे। मैंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए हाँ कह दिया था, जबकि ये करते हुए मुझे वैसे तो डर ही लग रहा था। पता नहीं ये आदमी कौन है जिस तरह से एकदम पलट गया। अभी मैं 2 कदम ही चला था कि अचानक मेरा दिल घबराता हुआ शुरू हो गया। मैं सर को नामे हिलाकर बोला, मुझे माफ़ करिए, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। मेरा दिल कह रहा था कि जो इंसान उसकी मदद करने पर इतना ज़्यादा बुरे तरीके से बिहेव कर सकता है, वो अपने कमरे में ले जाकर पता नहीं किस बात की धमकी देगा और न जाने क्या क्या करेगा। और अगर उसने मुझे किसी और चीज़ में फंसाने की कोशिश करी तो मैं क्या कर लूँगा। मुझे फ़ौरन से पहले यहाँ से निकल जाना ही बेहतर था। यही मेरे लिए ठीक होगा। मैं 2 कदम पीछे लेते हुए बोला, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। हमारा मामला यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए तो अच्छा होगा। मैं अपने रास्ते जाऊं और आप अपने रास्ते। और ये कहते ही मैं बाहर की तरफ बढ़ने लगा, जब अचानक से उसकी आवाज़ ने मेरे कदम रोक दिए। प्रियंका कैसी है? वो ठीक तो है ना? तुम्हारे साथ खुश है? ये शब्द नहीं मानो कोई खंजर थे। मैं एकदम से पलटा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द मुझे दिखाई दिया। मुझे अब अच्छे से समझ आ गया था कि ये आदमी कौन है। मैं उसकी शक्ल गौर से देखता रहा और फिर बेहद नफरत से अपने सर को झटक कर बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब? जब तुम्हें उससे मतलब होना चाहिए था तो तुमने उस वक्त मुंह फेर लिया। तो अब भी बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो। ये कहते ही मैं बाहर की तरफ आ गया। गुस्से की वजह से मेरा खून खोल रहा था, आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। वो सोच सोच कर मुझे गुस्सा और ज्यादा आ रहा था कि आखिर उस आदमी ने मुझसे इस बारे में पूछा कैसे। मैं एकदम से गाड़ी में बैठ गया। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट ही करता तभी मोहित साहब मेरी गाड़ी के सामने आ गए और उन्होंने दोनों हाथ को फैलाकर मुझे एक बार फिर से रोक लिया था। ये इंसान मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा था। मैं अब मजबूरन रुक गया। वो घूम कर आए और पैसेंजर सीट में मेरे बराबर में बैठकर मेरे आगे हाथ जोड़कर बोले कि प्लीज़ एक बार मुझे बता दो प्रियंका कैसी है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे शक तो हुआ था, कोई ना कोई रिश्ता तुम्हारा प्रियंका के साथ तो है, लेकिन मैं बस तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कौन सा है, किस जगह है, तुम्हारा इलाका कौन सा है, कुछ भी नहीं पता था। तुम तो बहुत मुश्किल से मिले हो। प्लीज़ बताओ ना वो कैसी है। उसकी एक ही बात बार बार सुनकर मेरा दिल और दिमाग घूम कर रह गया। मैं उसे गुस्से से बोला, वो मर गई है, तुम अपनी औकात में रहो। खबरदार, जो तुमने अपनी गंदी जुबान से प्रियंका का नाम भी लिया, उतर जाओ मेरी गाड़ी से, वरना मैं अब पुलिस को बुलाऊंगा कि तुमने मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी की। तो मेरी बात सुनकर वो बोला, मुझे बस एक बार उससे मिला दो, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। मैं अपनी हर रोज़ की गलती की माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैंने की। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरे पास दुनिया की हर एक दौलत मौजूद है, हर सहूलत, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। मुझे माफ़ी चाहिए। जब तक मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी मुझे सुकून नहीं आएगा। तुम्हें पता है, कुछ तो सुकून देने के लिए मैं लोगों को ऐसी चीज़ों में उलझा देता हूँ, फिर जब वो मुझसे माफ़ी मांगते हैं, मेरे आगे गिड़गिड़ाकर रोते हैं, मैं तब उनको माफ़ कर देता हूँ और मुझे सुकून मिलता है। इस तरह से मैं सुकून हासिल करने की नाकाम कोशिश करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत अजीब बना लिया है। सिर्फ एक गलती की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत बेसुकूनी है। हर वक्त मेरा ज़मीर मुझे धुतकारता रहता है कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, देखो मेरे हाल पर रहम खाओ। अभी तुम जिस दर्द से गुजर रहे थे, मैं रोज़ उससे गुजरता हूँ। ऊपर वाले के लिए मेरी बात सुन लो। उसकी बात सुनकर मैं फ़ौरन से बोला कि मैं किसी दर्द से नहीं गुजरा था,
मुझे बस अफसोस हो रहा था तुम्हारी ये शक्ल देखकर कि तुम कितने अजीब इंसान हो, जितना झूठा हो सकता है। तुमने कितने बेकसूर लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। मेरी ये बात सुनकर उसका चेहरा और ज्यादा शर्म से झुक गया। वो बोला कि मैं तुम्हारी हर बात समझ रहा हूँ। तुम्हारा मुझे ताना मारना बिल्कुल ठीक है और मुझे ये कबूल भी है, पर ऊपर वाले के लिए अभी फिलहाल मुझे प्रियंका से मिलवा दो। वो बात सुनकर मैं अब गहरी सोच में खो गया। अगर कोई इंसान किसी चीज को लेकर तकलीफ में हो तो उसका ज़मीर उसको चीख चीख कर उसकी गलती उसे बताता है और इंसान को चाहिए कि उसकी मदद करे। क्या मुझे प्रियंका से उसकी मुलाकात करवानी चाहिए? लेकिन अगर वो नाराज़ हो गई, कितने दर्द और तकलीफ से वो गुजरी थी, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए। मैं खुद ही सोचकर ना में सर हिला रहा था। उस इंसान का चेहरा देखकर मेरा दिल पिघल गया था। मैं इतना जालिम नहीं था कि एक गिड़गिड़ाने वाले इंसान की बात को नहीं मानता। मैंने सर हाँ में हिला दिया था और गाड़ी स्टार्ट करी। वो फौरन बोला, मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। ऊपर वाला तुम्हें ज़रूर इसका सिला देगा। मैं भी कुछ नहीं बोला था। मैं बस खामोशी से सर झुकाकर गाड़ी चलाना शुरू हो गया। अभी कुछ ही देर हुई थी जब वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम जैसा इंसान दुनिया में बहुत कम मिलता है। तुमने जिस तरह से प्रियंका का साथ दिया था, तुम्हारी सारी जिंदगी जिसकी वजह से संवर जाएगी। वो बहुत अच्छी लड़की है। उसका सच में कोई हाथ नहीं था। वो सब मेरी ही वजह से हुआ था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब भी मैं इस मामले पर गौर करता हूँ और सोचता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, तुम कितने बड़े दिल के इंसान हो। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। तुमने गुजरे हुए वक्त को भूलकर उसके प्रेजेंट को अपनाया। मैं फौरन से बोला, जो लोग प्यार करते हैं वो ऐसे ही होते हैं और तुम्हें बार बार इसी बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं है और बेहतर होगा कि खामोशी से बैठे रहो। और अगर तुमने प्रियंका के सामने भी कोई उल्टी सीधी बात करने की कोशिश करी तो याद रखना कि मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि तुम एक अमीर इंसान हो। मैं उस लम्हे ही तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने घर से निकाल दूंगा। मेरी पत्नी की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आए। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरी बात सुनकर वो फौरन से बोला, तुम बस मुझे एक बार उससे मुलाकात करवा दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को तकलीफ पहुँचाए। मैं बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे दिल में इतनी बेचैनी है कि अगर मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोल दिया, तुम भी खून के आंसू रोओगे। हर एक रात मेरी करवटों पर गुजरती है। हर सुबह मेरी आँख पर खुलती है। तुम नहीं समझ सकते हो ये वक्त मेरे लिए कितना जालिम है। मैंने इस बात पर कोई भी जवाब नहीं दिया था। उसके लिए ये सज़ा बिल्कुल ठीक थी। जो जख्म प्रिया के नसीब में आया था वो सारी जिंदगी खत्म नहीं होने वाला था। फिर हम घर पहुंच गए। आज उस इंसान की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा था। मैं अपना गुजारा टैक्सी से ही करता था। मैं एक लम्हा भी सुकून से नहीं बैठता था। एक सवारी उतारता तो दूसरी सवारी बैठा लेता था ताकि मेरे घर का गुजारा अच्छे से हो सके। दरवाजे पर गाड़ी रुकी तो एकदम से बोला कि तुमने प्रियंका को यहाँ पर रखा हुआ है। मैंने नज़र घुमाकर बाहर की तरफ देखा था। मेरे घर के दरवाजे का प्लास्टर उतर रहा था और गली की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैं एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूँ। अपनी पत्नी और बच्चों को ऐसी आम सी जगह पर ही रख सकता हूँ। इतना अमीर इंसान नहीं हूँ कि हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों। और उसको देखते हुए बोला, हम यहीं पर रहते हैं और मैं खुश भी हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ वफादार है। मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा ख्याल रखती है और मैं भी उसके साथ वफादार हूँ। हम कोई गलत काम नहीं करते, इज्जत की रोटी कमाते हैं और इज्जत की ही खाते हैं। आप जैसे अमीर लोगों के लिए ये एक बहुत कमतर जगह होगी, पर ये हमारा घर है। मेरी बात सुनकर वो फौरन से बोला कि नहीं, मैं आपकी बात का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ और ना ही आपकी जगह का, बल्कि बस मैं तो वो बात पूरी करता बल्कि मैं तो बस वो बात पूरी करता। उससे पहले ही मैं गाड़ी से उतर गया। वो भी मेरे साथ गाड़ी से उतर आया था। वो बोला कि प्रियंका अंदर होगी। वो कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है? मैं फौरन बोला, माफ़ी चाहता हूँ, आप मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे खूबसूरत बातें तो नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर उसने शर्म से सर झुका लिया था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। सामने मेरी गुड़िया खड़ी हुई थी। परी मुझे देखकर वो चहककर मेरे पास आ गई और सीने से लग गई थी, जबकि मेरे पीछे खड़ा हुआ आदमी पत्थर का बन गया था और उसकी हालत ऐसी क्यों हुई थी मुझे अच्छे से पता था। मैंने अपनी बेटी को गले से लगाकर उसके माथे पर प्यार किया
और उससे नरमी से बोला, बेटी मम्मी कहाँ हैं? तो वो बोली, पापा मम्मी तो कमरे के अंदर हैं। आज सुबह से छोटी ने उनको बहुत परेशान किया हुआ है। आपकी जो सबसे फेवरेट शर्ट थी ना, वो छोटी ने खराब कर दी है। मम्मी ने उसको खूब पिटाई की है और अब वो बहुत रो रही है और उसने रो रो कर घर को सर पर उठा रखा है। मम्मी इस सब से बहुत परेशान हो गई हैं। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा उठा। मैंने पलट कर देखा, वो नम आंखों से परी को देख रहा था। मैंने अपनी बेटी को अपने सीने में छुपा लिया था और फौरन से मैं बोला, मुलाकात करनी है तो अंदर आ जाओ, यहाँ पर खड़े होकर बिना वजह का तमाशा नहीं लगाओ। उस पल अचानक से पता नहीं मेरा लहजा सख्त हो गया था और वो भी सर झुकाए मेरे साथ अंदर आ गया था। मैंने उसे वही आंगन में ही ठहरने का हुक्म दिया था और अपनी बेटी के साथ कमरे के अंदर आया था कि छोटी बेटी एक कोने में बैठी हुई रो रही थी, जबकि मेरी पत्नी उसके सामने बैठी हुई उसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी। प्रियंका ऐसी ही थी, पहले उसकी पिटाई कर लेती और बाद में अफसोस करके उसके साथ ही रोने बैठ जाती थी। मेरी थोड़ी सी ही डांट पर उसकी आंख आंसुओं से भर जाती थी। वो बहुत छोटे दिल की औरत थी। मेरा दिल भी एक पल के लिए जोर से धड़क गया था। वो उस दर्द को कैसे बर्दाश्त कर पाई होगी जो बाहर मौजूद आदमी ने उसको दिया था। उसने अपने आप को कैसे संभाला होगा। उस वक्त वो कितना ज्यादा रोई होगी। ये सोचकर ही मेरा दिल बहुत घबरा गया था। लेकिन मैंने उस लम्हे खुद को संभाल लिया और उसके कांधे पर हाथ रखते हुए बोला कि प्रियंका मेरी बात सुनो, बाहर कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। अगर थोड़ी देर अपना ये रोना धोना बंद कर सकती हो तो चलो बाहर उससे मिल लो, तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरी ये बात सुनकर वो एकदम से बोली, आपकी लाडली ने आपको पता है क्या हरकत की है आज? जबकि मैं बोला कि छोड़ो इन बातों को, फिलहाल मेरे साथ आओ और तुम दोनों कमरे के अंदर ही रहना, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, समझी? मेरी इस बात को सुनकर मेरी पत्नी अब खड़ी हो गई थी। आंसू से चेहरा भीगा हुआ था। उसने फौरन से अपना चेहरा साफ किया और मुझे देखते हुए बोली कि पता नहीं, आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं आपसे बात करने का भी सोच रही थी। शुक्र है कि आप खुद ही आ गए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। सब ठीक तो है ना? कोई टेंशन की बात तो नहीं है? मैं एकदम बोला कि नहीं, टेंशन की बात नहीं है। तुम आओ बाहर, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो बोली, हाँ मिल लेती हूँ। अच्छा आप ये बताइए, मैं आपके लिए आज खाने में क्या बनाऊँ? आपने आज कुछ ठीक से खाया भी नहीं था और आज इतनी जल्दी आ गए। सब ठीक तो है? इस टाइम पर आप काम पर होते हैं ना? उसकी बात सुनकर मैंने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया था और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अभी सब कुछ बताऊंगा मैं, पर फिलहाल तुम हौसले से काम लेना। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस कोई तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है तो उसको माफ़ कर देना। उसकी सज़ा इतनी ही काफ़ी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी का नाम भी कोई अपनी ज़ुबान से ले। मैं ये चाहता हूँ कि वो तुम्हें भूल जाए, ऐसा भूल जाए कि कभी जिक्र भी उसकी ज़ुबान पर नहीं आए। मेरी पत्नी मुझे परेशान होकर देख रही थी। शायद उसको मेरी बातें कुछ समझ आ गई थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों को देखा और तेज़ आवाज़ में बोला कि तुम दोनों बाहर नहीं आओगी किसी भी कीमत पर। ठीक है, मम्मी और पापा अभी बाहर जा रहे हैं ज़रूरी काम से, तो आंगन में कोई भी नहीं आएगा। ये कहकर मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और उसको बाहर लेकर आ गया था। पर अगला लम्हा मेरी सोच के बिल्कुल अलग था। मेरी पत्नी बिल्कुल सुन्न होकर मेरे साथ खड़ी हुई उस आदमी को देख रही थी जो अचानक से प्रियंका को देखते ही घुटनों के बल बैठ गया था और उसके आगे हाथ जोड़कर बोला कि ऊपर वाले के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर मैं तुमसे मिन्नत कर रहा हूँ। ऊपर वाले के लिए मुझे माफ़ कर दो प्रियंका। मुझे नहीं पता ऊपर वाले ने तुम्हें मुझसे कैसे मिलाया। सच में ये सब एक चमत्कार है। मैं बार बार यही प्रार्थना करता था तुम एक बार मिल जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, और यही सोचकर माफ़ी भी मांगता रहता था। शायद आज यही वजह है कि ऊपर वाले ने मुझे पति से मिलवाया और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्रियंका, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बदन का एक हिस्सा मर चुका है, दिल में जान ही नहीं रही है। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसकी सज़ा मुझे हर रात मिलती है, हर सुबह मिलती है, हर पल मिलती है। मेरे पास पैसा ज़रूर है, दौलत है, सब कुछ है, पर सुकून नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, तुम्हारी वजह से दुखी हूँ। मेरे दिल में बहुत गिल्ट भरा हुआ है। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती मुझे सुकून नहीं आएगा। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा था और कुछ देर खामोशी छाई रही और फिर अचानक मेरी पत्नी उसको देखते हुए बोली, मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर चुकी थी,
जब मेरी परी मेरी गोद में आई, मैंने उसी दिन तुम्हें माफ़ कर दिया था, सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। मैं उसको कोई गुनाह नहीं बनाना चाहती थी, और ना ही सज़ा। जो होना था वो हो गया। अब इंसाफ ऊपर वाला तुमसे खुद लेगा। मैं यहाँ तो तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, पर मैंने अपना मामला ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, पर इंसाफ ज़रूर होगा। वो तड़प कर बोला कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इतना ज़्यादा कि मुझे लगता है कि मैं जब मरूंगा तो मुझे सुकून की मौत भी नसीब नहीं होगी, पर मुझे बेइज्जती की मौत भी मंजूर है। ऊपर वाले के लिए मुझे माफ़ कर दो ना, मेरी बेचैनी ख़त्म कर दो। प्लीज़ मेरा मामला तुम ऊपर वाले पर मत छोड़ो। माफ़ कर दो मुझे, बस एक बार माफ़ कर दो। उसके लहजे की इतनी तड़प देखकर पता नहीं मुझे बहुत हैरत हुई थी। क्या सच में कोई इतना बेचैन और बेसुकून हो सकता है? क्या कोई इतना भी गिल्ट अपने अंदर दिल में भर कर रख सकता है? जो सलूक उसने मेरे साथ किया वो क्या था? फिर थोड़ी देर बाद वो बोला, मैंने लोगों के साथ अपना व्यवहार बहुत सख्त कर लिया है। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता हूँ, फिर उनसे माफ़ी मंगवाता हूँ। तुम्हें पता है मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है जब मैं उनको माफ़ करता हूँ, तो परवाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही चमत्कार हो जाए। मुझे तुम मिल जाओ और मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी पत्नी कुछ देर खामोश रही थी और फिर उसको देखते हुए बोली कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, कोई बदुआ नहीं दे रही हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। गोविंद, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। ये कहते मेरी पत्नी अंदर चली गई थी, जबकि वो आदमी रोते हुए खड़ा हुआ था और 3 हीरे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जो तुमने आज मेरे लिए किया है ये उसका इनाम है। मैं जानता हूँ कि परी मेरी बेटी है, पर तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो जिसने मेरी औलाद को इतने प्यार से रखा हुआ है। तुम्हारे माथे पर एक शिकंज भी नहीं आया। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा प्यार परी के लिए कम हो गया है, तो मेरी परी को इस एड्रेस पर मुझ तक भेज देना। ये कहते ही उसने एक कार्ड मेरे हाथ में दे दिया था और फिर झुके हुए कांधों के साथ वो वहां से चला गया। उसके जाते ही मैंने उस कार्ड को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया था और उस 3 हीरो को मैंने अपनी जेब में डाल लिया था और अंदर आ गया। मेरी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। वो रोते हुए मेरे सीने से लग गई थी। 7 साल पहले मैं और मेरी पत्नी घूमने के लिए मनाली गए थे। तब उसी मोहित ने मेरी पत्नी को किडनैप किया था और उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मेरी पत्नी उस इंसान के साथ शादी से पहले रिलेशन में थी और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उसने अपनी शादी मोहित से करने की ख्वाहिश करी थी, पर वो हो नहीं सकी और उसकी शादी मुझसे हो गई। मैं उसको बहुत प्यार करता था, उसकी हर बात का ख्याल रखता और ख्वाहिशों को पूरा करता। जितना मुझसे हो सकता था मैं उसके लिए करता, जिस वजह से वो थोड़े टाइम में मोहित को भूल गई थी। अब उसने ही मुझे अपना सब कुछ मान लिया था, पर उस जालिम इंसान ने बाद में उसको किडनैप कर लिया था, उसकी इज्जत को तार तार करके रख दिया था और चला गया। लेकिन उसका जाना बहुत ही बुरा साबित हुआ था। मेरी पत्नी कई दिनों तक बहुत तकलीफ में रही थी और फिर हमें पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहता था, पर मेरी पत्नी ने ज़बरदस्ती करवा लिया था और जब पता चला कि ये बच्चा मेरा नहीं मोहित का है, उस वक्त मैं बहुत रोया था। मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। मैंने ऊपर वाले से कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। मेरी पत्नी के पेट में मेरा नहीं बल्कि किसी और का बच्चा पल रहा था, मगर उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही ख्याल था, मेरी पत्नी तकलीफ में है, दर्द में है और मैं उसको प्यार करता हूँ। और जब मेरी पत्नी को बेटी हुई तो मैंने सब गुजरा वक्त भुला दिया और उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर कहा था कि ये अब मेरी औलाद है, मैं उसको अपनी बेटी बनाकर पालूंगा। इसका नाम आज से परी है। इन 3 हीरो को मैंने रख दिया था। मैंने यही सोचा कि ये परी की शादी में उसको दे दूंगा, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये उसके बाप ने उसको दिया है। मैं जितना भी उसको अपनी बेटी क्यों ना कहूँ, लेकिन वो बायोलॉजिकल तो मेरी नहीं, अपने बाप की बेटी है, यानी मोहित की बेटी है। इस बात से मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी कोई ऐसा काम मत करिए जिससे आपका सुकून बर्बाद हो जाए। अगर आप गलत हैं तो खुद को बदलिए, वरना सारी जिंदगी दुख और तकलीफ में ही गुजर जाएगी। उस रात में बहुत देर तक सो नहीं पाया था। प्रियंका मेरे सीने से लगी हुई थी। उसकी सिसकियां अब धीमी हो चुकी थी, मगर सांसों की गहराई बता रही थी कि उसके दिल के अंदर अभी बहुत कुछ टूटा हुआ है। हमारे आंगन में छाई हुई खामोशी कुछ अजीब सी थी, जैसे घर ने भी बहुत कुछ सुन लिया हो और अब चुप बैठा हो। मुझे याद है जब वो आदमी गया था तो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ बहुत भारी लगी थी, जैसे किसी पुराने जख्म पर आखिरी पट्टी बंधी हो। और प्रियंका भी बहुत देर तक कुछ नहीं बोली।
बस मेरे सीने में सर छुपाए हुए बैठी रही। उसके मन में बहुत टूटन थी, मैं समझ सकता था, इसलिए मैंने भी उससे उस वक्त कुछ नहीं कहा। और मैं जानता हूँ, कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि जिन पर शब्द नहीं रखे जा सकते। अगली सुबह सब कुछ वैसा ही था, वही गली, वही टूटी हुई सड़क और वही मेरी टैक्सी। मैं रोज की तरह जल्दी निकल पड़ा था, पर फर्क बस इतना था कि आज मन बहुत हल्का था। मेरी टैक्सी में सवारी बैठती और उतरती रही और मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मेरे दिमाग में बार बार वही चेहरे घूम रहे थे, घुटनों के बल बैठा हुआ वो आदमी और उसके सामने खड़ी हुई मेरी पत्नी, मजबूत, खामोश और थकी हुई। और शाम को जब घर लौटा तो परी ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखते ही खुलकर मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, वही भरोसा था जो हमेशा हुआ करता था। तभी पीछे से प्रियंका भी आई और उसकी आंखें अब भी सूजी हुई थी, जो रोने की वजह से सूज गई थी, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। उसने बिना कुछ कहे मेरे हाथ में पानी का गिलास थमा दिया और मैं समझ गया, कुछ बातें कहने की ज़रूरत नहीं होती, बस महसूस की जाती हैं और समझी जाती हैं। फिर हम तीनों आंगन में बैठ गए। छोटी बेटी भी अब शांत थी। घर में फिर से वही रोज़मर्रा की आवाज़ें लौट आई थी। किचन में बर्तनों की खनक, बच्चों की हंसी और बीच बीच में हमारी कुछ खामोशी। मैंने जेब में हाथ डाला तो 3 हीरे अब भी वही थे। मैंने उन्हें बाहर नहीं निकाला, बस जेब बंद कर ली। शायद कुछ चीज़ें दिखाने के लिए नहीं होती, संभाल कर रखने के लिए होती हैं। फिर रात को जब सब सो गए तो मैं देर रात तक छत को देखता रहा। जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना था, साथ ही बहुत कुछ दिया भी था। और कुछ जख्म भर गए थे, मगर कुछ शायद कभी ना भर पाए। लेकिन उस घर में उस रात कोई डर नहीं था, बस सुकून की एक थकी हुई सांस थी। जिंदगी में सबसे आसान काम होता है किसी को दर्द देना, और सबसे मुश्किल काम होता है उस दर्द के साथ जीते रहना और इंसान को समझना। गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो सामने वाले की पूरी जिंदगी बदल देती हैं। उनका असर सिर्फ एक पल का नहीं होता है, वो सालों तक दिल, दिमाग और सांसों के साथ चलता ही रहता है। जिस इंसान ने गलत किया होता है, वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, उसके पास कितना भी पैसा, ताकत और रुतबा आ जाए, लेकिन अगर उसका ज़मीर जिंदा है तो वो चैन से कभी भी नहीं सो पाता। रातें करवटों में कटती हैं, सुबह भारी दिल के साथ होती है और भीड़ में खड़ा वो इंसान अंदर से अकेला रह जाता है। वही जिस इंसान पर जुल्म हुआ होता है, उसके लिए माफ़ करना कमज़ोरी नहीं होता। माफ़ी देना मतलब ये नहीं कि दर्द कम था या ज़ख्म छोटा था। माफ़ी देना मतलब ये होता है कि इंसान उस दर्द को अपने अंदर जहर बनकर नहीं पलने देता। माफ़ करके इंसान सामने वाले को नहीं, बल्कि खुद को आज़ाद करवाता है। और जो इंसान हर हाल में वही रास्ता चुनता है, जो हालात के बावजूद इंसानियत नहीं छोड़ता, वही असल में दिल से अमीर होता है। उसकी दौलत उसके अच्छे संस्कार होते हैं, उसकी ताकत उसका सब्र होता है और उसका सुकून उसका साफ दिल होता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम मत करो जिसके बाद तुम्हें किसी के सामने सर झुकाना पड़े। और अगर कभी गलती हो ही जाए तो उसे पैसे, ताकत या घमंड से ढकने की कोशिश मत करना, क्योंकि इंसाफ देर से ही सही, लेकिन ज़मीर सबसे पहले सज़ा देना शुरू कर देता है। क्योंकि कभी कभी अदालत से पहले इंसान का ज़मीर ही उसे वो सज़ा दे देता है जिससे उम्र भर कोई भी जख्म नहीं भर सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।